जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि लुओ फेंग ने ब्लड डीमन किंग के ट्रायल को रोकते हुए उनके राइट हैंड और वहां पर मौजूद सभी गार्ड्स को किल कर दिया था। इसी के साथ उसने उस ट्रायल में मौजूद 10 बिलियन लोगों की जानों को बचाते हुए वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के हवाले कर दिया था ताकि उन्हें एक अच्छी और न्यू लाइफ मिले। और अब थोड़ी देर के बाद उन्हें वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की तरफ से उनके टेस्ट की रिपोर्ट भी आ गई थी, जिसमें इस बार लुओ फेंग को 90% कॉम्प्लीटेशन रेट मिलता है। इस पर अब वबाता खुश होते हुए कहती है, चलो जल्दी से देखते हैं कि मिशन की थर्ड स्टेज में हमें क्या करना है। और फिर वो उस मिशन को देखते हुए बताती है, हालांकि ब्लड डीमन किंग ने खुद कोई मेजर रूल्स वायलेट नहीं किए, पर यह मुकम्मल तौर पर पॉसिबल है कि उसके सबऑर्डिनेट्स ने रेकलेसली एक्ट किया होगा। इसीलिए कंपनी ने उसके सबऑर्डिनेट्स में से 21 कल्प्रेट्स को आइडेंटिफाई किया है। ब्लड डीमन किंग ने खुद उन्हें पकड़ने का ऑर्डर दे दिया है। लुओ फेंग, अब तुम्हारा पहला टास्क है कि तुम्हें ब्लड डीमन किंग प्लेनेट पर जाना होगा। अभी इससे पहले कि वो बात आगे कुछ कहती तभी फेंग खुद ही स्क्रीन पर मौजूद इस मिशन की इन्फॉर्मेशन को पढ़ते हुए कहता है, मुझे 21 इंडिविजुअल्स को जज करते हुए ये डिसाइड करना है कि उन्हें मौत की सजा होगी या उन्हें जेल में बंद किया जाएगा। ये सुनकर वबाता हैरान होते हुए कहती है, तुम्हें उन सबऑर्डिनेट्स के खुद के मास्टर से भी पहले उन्हें जज करना है। ये तो अनडाउटेडली ब्लड डीमन किंग के लिए बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन होगी। ये कहते हुए वो अटूका को छेड़ते हुए उसके गालों को खींचने लगी थी। इस पर फेंग अपने सर पर हाथ रखते हुए कहता है, वो लोग ब्लड डीमन किंग पर दबाव नहीं डाल रहे, बल्कि वो लोग मुझ पर दबाव डाल रहे हैं। इसी के साथ वबाता स्पेसशिप को ब्लड डीमन प्लेनेट की तरफ ले जाने लगती है और यहाँ रास्ते में फेंग उन 21 इंडिविजुअल्स जिन्हें के कल्प्रिट के तौर पर पकड़ा गया है हमें उन्हें दिखाया जाता है। और यहाँ रास्ते में भी फेंग ब्लड डीमन किंग प्लेनेट पर पहुंचने से पहले उन्हीं पर ही स्टडी कर रहा होता है। इसी के साथ सीन कट होता हमें देखने को मिलता है कि लुओ फेंग ब्लड डीमन प्लेनेट की टेरिटरी में पहुंच चुका है और हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर पहले से ही एक हाई लेवल इमोर्टल किंग फेंग के आने का इंतजार कर रहा था। फेंग अपने स्पेसशिप को रोकते हुए उसे लेने के लिए आता है तो वो इमोर्टल किंग खुद को इंट्रोड्यूस करवाते हुए बताता है, मेरा नाम है फीक, योर मैजेस्टी लुओ फेंग, कंपनी ने मुझे आपको असिस्ट करने के लिए असाइन किया है। ये कहते हुए वो फेंग को ग्रीट करते हैं तो फेंग भी उन्हें ग्रीट करता है और वो आगे कहते हैं, आपका मिशन आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया गया होगा, करेक्ट? इस पर फेंग हाँ में सर हिलाते हुए आगे बढ़कर उनके करीब पहुंचकर उनसे कहता है, कंपनी के ऑर्डर्स की वजह से ब्लड डीमन किंग हमें रोकने की हिम्मत नहीं करेगा, लेकिन वो यकीनन पहले ही गुस्से में होगा और मैं पहुंचा भी उस वक्त हूँ जब वो अपने गुस्से की पीक पर है। इस पर फीक हंसते हुए कहता है, फिक्र मत करो, अगर वो अपने से 10 गुना ज्यादा हिम्मत भी जुटा ले फिर भी वो तुम पर उंगली उठाने की जुर्रत भी नहीं कर सकेगा। इसी के साथ वो लोग ब्लड डीमन किंग पैलेस की तरफ बढ़ने का अपना सफर शुरू कर देते हैं तो उनकी इस बात पर फेंग उनसे कहता है, शायद अभी के लिए नहीं, पर बाद का क्या? इस पर फीक एक टेढ़ी सी लुक देते हुए कहता है, ये तो आपके अपने डिसीजंस पर डिपेंड करेगा। अब फेंग को भी समझ आ जाता है कि वो दोनों तरफ से ही बुरी तरह फंस चुका है। अगर वो कंपनी का साथ देगा तो ब्लड डीमन किंग उसका एनिमी बन जाएगा और अगर वो ब्लड डीमन किंग का साथ देगा तो उसकी जजमेंट फेयर नहीं रहेगी। फेंग यहाँ पर अभी ये सोच रहा होता है कि तभी फाइक उससे आगे कहता है, अगर आप उनके सबऑर्डिनेट्स की पनिशमेंट को कम कर देते हैं तो ब्लड डीमन किंग यकीनन आपका एहसानमंद होगा। फेंग उसकी ये बात सुनकर अपने मन में कहता है, तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम तो बस साइड पर खड़े होकर देखोगे। बात तो ऐसे कर रहा है जैसे ये बहुत आसान है। इसी के साथ वो लोग ब्लड डीमन किंग के पैलेस पर पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें देखने को मिलता है कि ब्लड डीमन किंग खुद और उनकी पूरी आर्मी लुओ फेंग के आने का वेट कर रहे होते हैं। फेंग वहां पर अपीयर होते ही अपने स्पेसशिप से नीचे आकर ब्लड डीमन किंग की आर्मी के अंदर से चलता हुआ सीधा ब्लड डीमन किंग की तरफ बढ़ रहा होता है और यहाँ ब्लड डीमन किंग उन्हें अपनी तरफ आता हुआ देख लुओ फेंग के पावर लेवल को देखते हुए अपने मन में कहता है, कंपनी की तरफ से डायरेक्टली मेरे सबऑर्डिनेट्स को जज करने का ऑर्डर पहले ही बहुत परेशान कुन है और अब मुझे महज एक डोमेन मास्टर लेवल के बच्चे की कमांड्स को फॉलो करना होगा। उनकी इस बात से ही हमें समझ आ जाता है कि ये पहले ही उनके लिए कितनी बड़ी ह्यूमिलिएशन हो चुकी है। ये सोच कर ही ब्लड डीमन किंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था पर वो किसी न किसी तरह अपने गुस्से को दबाए रखते हैं। जबकि इधर लुओ फेंग उनकी आर्मी के बीच से जाता हुआ अपने मन में कहता है, मेरे स्टेटस की वजह से वो क्लियरली अपनी स्ट्रेंथ को होल्ड बैक कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं उनके सैवेज ब्लड थर्स्टी ऑरा को फील कर सकता हूँ जो कंटिन्यूसली शिद्दत से बढ़ रहा है और इसे इग्नोर कर पाना इम्पॉसिबल है। इसी के साथ वो लोग ब्लड डीमन किंग के सामने पहुंच जाते हैं तो पाइक लुओ फेंग को इंट्रोड्यूस करवाते हुए उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है, रिस्पेक्टफुली ग्रीटिंग्स ब्लड डीमन किंग, ये है हिज मैजेस्टी लुओ फेंग, कंपनी की तरफ से अपॉइंटेड किए हुए हमारे चीफ जज। उनके इस इंट्रोडक्शन के साथ ही ब्लड डीमन किंग लुओ फेंग से कहता है, सो तुम हो लुओ फेंग। और फिर वो तेजी के साथ टेलीपोर्ट होते हुए फेंग के सामने आ जाते हैं और उससे कहते हैं, ऐसा लगता है कि किंग जेनियान के पास वाकई ही टैलेंटेड डिसाइबल है। कुछ अर्सा पहले मैंने सुना था कि तुमने मेरे ब्लड ट्रायल को रोक दिया था। इस पर फेंग भी बिना हिचकिचाए उनकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, जी हाँ,
इस पर ब्लड डीमन किंग पहले तो थोड़ा सा अग्रेसिव रिएक्शन देने के बाद जोर जोर से हंसने लगते हैं और फिर कहते हैं तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, वो तो महज एक ट्रायल था, कुछ भी अहम नहीं। उनकी ये बात सुनकर फैंग अपने मन में सोचते हुए कहता है इनकी बातों से तो लग रहा है कि इन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर कौन जाने ये अंदर से सच में कैसा फील कर रहे हैं। तो अब फैंग भी उन्हें ग्रीट करते हुए कहता है आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए शुक्रिया ब्लड डीमन किंग, मैं सिर्फ कंपनी के ऑर्डर्स पर अमल कर रहा हूँ। इस पर ब्लड डीमन किंग कहते हैं ऑफ कोर्स मैं समझता हूँ, हाउएवर कुछ मामलात का फैसला अभी भी तुम्हारे हाथों में है। उनके ये कहने के अंदाज से ही फैंग को समझ आ गया था कि वो क्या कहना चाह रहे हैं, पर इससे पहले कि वो कुछ कह पाता तभी फाइक इंटरप्ट करते हुए कहता है नेचुरली आपके 21 सबॉर्डिनेट्स की किस्मत अब पूरी तरह से योर मैजेस्टी लुओ फैंग के हाथों में है। ये बात सुननी थी कि ब्लड डीमन किंग की पूरी आर्मी लुओ फैंग को ही देखने लग गई थी। फैंग भी उन आर्मी के मेंबर्स को देखते हुए अपने मन में घबराते हुए कहता है ये चालाक बूढ़ा आदमी जानबूझकर मुझे मुश्किल पोजीशन में डाल रहा है। पर फिर भी फैंग टेंशन नहीं लेता और स्माइल करने लगता है। तो अब ब्लड डीमन किंग उससे कहता है कम ऑन, अब यहाँ ऐसे ही मत खड़े रहो, चलो पैलेस के अंदर चलते हैं, मैंने तुम लोगों के लिए एक स्पेशल वेलकम बैंक्वेट तैयार की है। ये कहते साथ ही वो सभी लोग पैलेस के अंदर जाने लगते हैं। सीन कट और हमें पैलेस के अंदर का व्यू दिखाया जाता है कि ये सभी लोग टेबल पर बैठे होते हैं जहाँ पर ब्लड डीमन किंग ने इनके लिए बैंक्वेट तैयार की थी। यहाँ पर तरह तरह के लजीज खाने और स्पेशल और डिलीशियस वाइन सर्व की जा रही होती है। ओल्ड मैन फीक अपने सामने सर्व की हुई डिश को देखकर हंसते हुए कहता है ये तो डीमन क्लैन के बीलिंग ड्रैगन का हार्ट है। ये सुनकर फैंग तो उसे ही देखे जा रहा होता है। तभी ब्लड डीमन किंग कहते हैं ये बीलिंग ड्रैगन का हार्ट, जब मैंने सुना कि लुओ फैंग तुम आ रही हो तो मैंने इसे एज फास्ट एज पॉसिबल डिवाइन नेशन से सेंड करवाया। वो ये बोल रहे थे कि तभी इधर फीक उसे टेस्ट करते हुए कहता है डिलीशियस। इसे एंजॉय करते हुए वो वाइन के ग्लास को उठाते हुए कहते हैं ये फ्लेम स्नो वाइन। इसी के साथ वो उस वाइन को पी जाते और इस रेयर वाइन का तो कोई मुकाबला ही नहीं। ब्लड डीमन किंग सिर्फ इस अकेले टेबल की कीमत तकरीबन 100,000 हुन युआन्स होगी। योर मैजेस्टी लुओ फैंग ये सब कुछ ऑल थैंक्स टू योर प्रेजेंस पॉसिबल हो पाया। आपके बिना शायद मुझे वंस इन अ एंटायर लाइफ इसे टेस्ट करने का चांस कभी नहीं मिलता। फाइक की ये सारी बातें सुनकर ब्लड डीमन किंग हंसते हुए कहते हैं नहीं नहीं ये ज्यादा नहीं है। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट मोमेंट जब मैंने लुओ फैंग को देखा तो मुझे बहुत खुशी महसूस हुई। और फिर वो फैंग को भी चेयर करते हुए कहते हैं लुओ फैंग आगे बढ़े, आप भी कुछ ट्राई करें। उनकी ये सारी बातें सुनकर इधर लुओ फैंग अपने मन में सोच रहा होता है ट्राई तो मैं कर लूं, पर प्रॉब्लम ये है कि एक मार्क्यूस लेवल अनडाइंग स्पिरिचुअल गॉड की टोटल वेल्थ भी 100,000 हुन युआन्स नहीं होती। लेकिन ब्लड डीमन किंग ने सिर्फ एक बैंक्वेट के लिए इतना खर्चा कर दिया। ये वाकई मेरे लिए बहुत हम्बल हो रहे हैं। अगर अभी मैं इनके इस फीस्ट में शामिल हो जाता हूँ तो फिर मैं बाद में हार्श जजमेंट कैसे दे पाऊंगा। इधर फैंग अपनी इस कश्मकश में फंसा होता है कि वहीं फाइक बड़े ही मजे से फीस्ट एंजॉय कर रहा होता है। और साथ ही फिर फैंग को भी कहता है कम ऑन लुओ फैंग ये बहुत ज्यादा डिलीशियस है, खाना शुरू करो। इस पर फैंग अपने मन में कहता है कितना चालाक बूढ़ा है, ये क्लियरली जानबूझकर मेरे लिए चीजों को मुश्किल करने की कोशिश कर रहा है। तो अब थोड़ी देर तक सोचने समझने के बाद लुओ फैंग ब्लड डीमन किंग से उन 21 इंडिविजुअल्स के बारे में पूछता है, जिस पर ब्लड डीमन किंग जो कि वाइन एंजॉय कर रहे होते हैं वो आंसर करते हुए कहते हैं जजमेंट में जल्दीबाजी करने की कोई जरूरत नहीं, चलो पहले खा लेते हैं। तभी फैंग के पास एक फीमेल वाइन सर्व करने के लिए आई थी पर फैंग उसे रोक देता है और ब्लड डीमन किंग से कहता है मेरी माजरत, लेकिन मेरे माइंड में अभी भी कंपनी का टास्क है। इस पर अब ब्लड डीमन किंग भी अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहते हैं वेरी वेल, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। और फिर वो अपने गार्ड्स से कहते हैं उन सभी वर्थलेस लोगों को यहाँ ले आओ। इधर फाइक तो अभी भी मजे से आंखें बंद करके खाना खाने में जुड़ा होता है, जबकि उधर ब्लड डीमन किंग के सभी उन 21 इंडिविजुअल्स को लाया जाता है। उनके अंदर से भी इवल मर्डीरियस ओरा निकल रहा होता है। उनके वहां पर आते ही ये ओरा चारों तरफ फैल गया था। हमें देखने को मिलता है कि गार्ड्स ने उन सभी लोगों को जंजीरों में जकड़ा होता है और यहाँ पर आते ही वो अपनी पावर्स के साथ इन सभी को घुटनों पर झुका देते हैं और इन सभी कैदियों की हालत भी खराब हुई होती है और ये डर के मारे कांप रहे थे। तभी उनमें से 2 वॉरियर्स आगे बढ़ते हुए कहते हैं मास्टर, हम जानते हैं हमने गलत किया, प्लीज हमें माफ कर दे और एक चांस दे दें। ये कहते हुए अपना सर जमीन पर पटक देते हैं। फैंग उन दोनों को बड़े ही गौर से ऑब्जर्व करते हुए कहता है ये दोनों ही ओरा ऑफ लो एमिट कर रहे हैं और इनकी बॉडीज पर ये स्पेशल सील्स लगी हुई हैं। ये दोनों जरूर अनडाइंग हैं। अब उन दोनों की माफी मांगने पर ब्लड डीमन किंग उनके सामने टेलीपोर्ट होते हुए उनसे कहता है तुम दोनों मुझे मिलियंस ऑफ एराज से फॉलो करते आ रही हो, मैं खुद तुम दोनों पर नरमी करना चाहूंगा।
हाउएवर, आज तुम्हारी किस्मत का फैसला मैं नहीं कर सकता। ये अब वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी की तरफ से हीज मैजेस्टी के हाथ में है। मुझे यकीन है कि वो फेयर फैसला सुनाएंगे। ब्लड डीमन किंग की ये बात सुनकर डेलन को समझ आ गया था, इसीलिए वो टेलीकम्युनिकेशन के थ्रू लुओ फेंग से कहता है, ऐसा लगता है वो चाहते हैं कि आप इन दोनों अनडाइंग्स की लाइफ बख्श दें और बाकी 19 को आप कंपनी की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सजा दे सकते हैं। यानी कि इससे कंपनी भी खुश हो जाएगी और ब्लड डीमन किंग भी। डेलन की यह बात सुनने के बाद फेंग कोई भी आंसर नहीं करता और खड़ा होते हुए इन सभी लोगों से रिलेटेड कंपनी की रिपोर्ट्स को देखने लगता है और वन बाय वन इनका फैसला सुनाने लग गया था, जिसमें सबसे पहले फेंग ओकोफी नाम के एक वॉरियर की मेमोरीज को चेक करता है और फैसला सुनाते हुए कहता है, तुम्हारी सजा है डेथ। फेंग का ये कहना था कि मास्टर फीक तुरंत एक फोर्क फेंकते हुए उस बंदे को वहीं पर किल कर देते हैं। उनके इस अटैक से वो बंदा वहीं पर ब्लास्ट हो गया था और बाकी बचती हैं तो सिर्फ उसकी हथकड़ियां जो कि दीवार पर लटक रही थी। ये देखकर उन दोनों अनडाइंग लेवल के वॉरियर्स की तो रूह तक कांप जाती है। वो गिड़गिड़ाते हुए अपने मास्टर से कहते हैं, प्लीज मास्टर हमें माफ कर दें। इस पर ब्लड डीमन किंग कहते हैं, साइलेंस, मास्टर लुओ फेंग की जजमेंट को इंटरप्ट मत करो। वहीं इधर अब मास्टर फीक भी इन सभी स्लेव्स के पास आते हुए कहते हैं, वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने ऑर्डर दिया है, एक बार जब मास्टर लुओ फेंग इन सभी 21 में से किसी पर भी अपना सेंटेंस दे तो मुझे खुद उसके एग्जीक्यूशन को कैरी करना है। ब्लड डीमन किंग बड़े ही गौर से उसकी बात सुन रहे थे। वहीं इधर लुओ फेंग अब नेक्स्ट पर्सन का सेंटेंस सुनाता है और उसको भी डेथ ही नसीब हुई थी। इसी के साथ मास्टर फीक अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसे भी वहीं पर ब्लास्ट कर देते हैं और यहाँ पर मौजूद सभी लोगों में से किसी की भी जरूरत नहीं थी कि वो उन्हें रोक सके, पर हमें ब्लड डीमन किंग के चेहरे से ये साफ नजर आ रहा था कि उनका खून किस कदर खोल रहा है। और फिर फेंग एक के बाद एक 19 लोगों को सजाए मौत दे देता है जिन्हें एल्डर फीक ने मार दिया था और अब लास्ट में सिर्फ वो 2 अनडाइंग बचे थे जो अपना सर झुकाए थर थर कांप रहे होते हैं। फेंग उसका नेम लेता है, यीशु। इस पर वो अपना सर उठाते हुए कहता है, मास्टर मुझे वाकई बहुत ज्यादा पछतावा है। तो इस पर अब फाइनली ब्लड डीमन किंग उसकी साइड लेते हुए लुओ फेंग से कहता है, आफ्टर ऑल हर एक अनडाइंग इमेंस एफर्ट से क्रिएट होता है और ये ह्यूमैनिटी के वैल्यूएबल एसेट्स हैं। ये बोलकर वो हल्का सा मुस्कुरा देते और कहते हैं, मुझे माफ करना, मैं ज्यादा ही बोल गया। लुओ फेंग प्लीज आप अपनी जजमेंट कंटिन्यू करें। फेंग तो उन्हें बड़े ही गौर से और सीरियसली देख रहा होता है जबकि इधर मास्टर फीक को देखते हैं जो ब्लड डीमन किंग की इन बातों को सुनते हुए अपनी स्पेस पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक छोटा सा पोर्टल बनाकर खाने के टेबल से अपने वाइन के गिलास को उठा लेते हैं और उसे पीते हुए कहते हैं, हाउ इंटरेस्टिंग। फेंग ने उनके 19 सबॉर्डिनेट्स को खत्म कर दिया पर ब्लड डीमन किंग अभी भी शांत है। अब सिर्फ 2 अनडाइंग बाकी बचे हैं। अगर तुम इन्हें भी किल कर देते हो तो इसका मतलब ये होगा कि तुम ब्लड डीमन किंग की जरा भी परवाह नहीं कर रहे हो। इधर हम देख पाते हैं कि फेंग भी अपनी आंखें बंद करके शांत होकर सोच रहा होता है और फिर अपनी जजमेंट सुनाते हुए कहता है, यीशु तुमने लोगों को जान से मारना अपना एंटरटेनमेंट बना लिया। तुमने टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ गर्ल्स को टॉर्चर किया, इवन तुमने उन्हें इंसान भी नहीं समझा। इस वजह से मैं तुम्हें डेथ पेनल्टी देता हूँ। फेंग की ये बात सुनकर वो अनडाइंग गुस्से में आते हुए कहता है, तुम्हारे पास मुझे जजमेंट देने के कोई राइट्स नहीं है। ये कहते हुए वो फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ गया था। ये देखकर डेलन फेंग को प्रोटेक्ट करने के लिए एक डिफेंसिव शील्ड बनाकर उसके सामने आ गया था, पर इससे पहले कि इसका ये अटैक फेंग के साथ टकरा पाता तभी ब्लड डीमन किंग खुद एक्शन लेते हुए अपने हाथों से ही अपने सबॉर्डिनेट्स के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। तो अब इस सब के बाद फेंग आखिरी बचे अनडाइंग की रिपोर्ट्स को चेक करने लगता है और साथ ही साथ अपने मन में कहता है, अभी अभी ब्लड डीमन किंग ने सिर्फ अपनी एक सिंगल स्ट्राइक से ही एक अनडाइंग को राख में बदल दिया। तभी इधर ब्लड डीमन किंग जो कि अब अपना आपा खो रहे हैं वो अपने टेबल पर ही हाथ पटकते हुए कहते हैं, लुओ फेंग इस तरह से लोगों को मारते रहना इनफ नहीं है। मुझे तुम पर यकीन है कि तुम यकीनन हद से ज्यादा इंसाफ पसंद होगे और सही फैसला करोगे। ब्लड डीमन किंग की ये बात सुनते हुए फेंग अपने मन में कहता है, ये मुझे सबमिट करने के लिए फोर्स कर रहा है। इसी के साथ फेंग आखिरी बचे हुए अनडाइंग को भी डेथ पेनल्टी दे देता है। ब्लड डीमन किंग ने उसके भी टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। तो अब ब्लड डीमन किंग अपने आप को रोकते हुए कहते हैं, लुओ फेंग तुम्हारा फैसला वाकई ही सही है। अब अगर ये मैटर खत्म हो चुका है तो हमें अपनी लीव लेनी चाहिए। और फिर वो अपने गार्ड्स से कहते हैं, इन्हें बाहर छोड़ आओ। हम देख पाते हैं कि इस वक्त ब्लड डीमन किंग कितने ज्यादा गुस्से में है और पता नहीं कैसे वो अभी भी खुद को रोके हुए थे, शायद कंपनी के डर से। इसी के साथ सीन कट होकर हम देखते हैं कि लुओ फेंग डार्क यूनिवर्स से होता है और अपने स्पेसशिप में तेजी से जा रहा होता है, जहां अब बाता परेशान होते हुए कहती है, लुओ फेंग तुमने वाकई ब्लड डीमन किंग को डीपली ऑफेंड कर दिया। पर फेंग तो अभी भी हंस रहा होता है। तो इस पर डेलन उससे कहता है, आप अभी भी स्माइल कर रहे हैं। उसे इस हद तक ऑफेंड करने के बाद मैं तो परेशान हो रहा हूँ कि कहीं। इससे पहले कि वो आगे कुछ कहता तभी फेंग कहता है, जो हो चुका है वो तो हो गया,
अब अफसोस करने का कोई फायदा नहीं। तभी वो वाता खुश होते हुए फैंग को बताती है मिशन इवैल्यूएशन का ईमेल आ गया। इसी के साथ वो उसे सामने एक बड़ी स्क्रीन पर ओपन करती है और कॉम्प्लीटेशन रेट को देखते हुए कहती है वाओ, परफेक्ट स्कोर। तुमने उन सभी 21 लोगों को सजाए मौत दे दी, लेकिन फिर भी कंपनी ने अब तुम्हें ब्लडथर्स्टी नहीं कहा। आखिर कंपनी के स्टैंडर्ड है क्या? इस पर फैंग हंसते हुए कहता है मुझे लगता है मैं समझ गया हूँ। वो लोग जो कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए चार्ज में हैं, उनके लिए कैरेक्टर और एबिलिटी इंडीड इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस सब से भी बढ़कर जो सबसे ज्यादा मैटर करता है वो ये है कि क्या उस पर्सन को उनके इंटरेस्ट के बेस पर यूज किया जा सकता है। जब किया जाता है तो अच्छा स्कोर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ग्रेट वेपन जो हाथों में अच्छे से फिट हो जाए, इसे किसी भी डायरेक्शन में सटीकता से हमला करने के काबिल होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो वही एक ट्रू वेपन है। फैंग की ये बात सुनकर वो बात अच्छे से समझ गई थी, इसलिए वो क्लैप करते हुए थम्स अप करती है। यानी कि कंपनी ने जो चाहा था फैंग ने वो किया और उसने ब्लड डीमन किंग के प्रेशर के अंडर में आकर अपने फैसले को नहीं बदला, इसलिए कंपनी फैंग से खुश है। यानी कि फैंग उनका एक ट्रू वेपन है। अभी उनकी ये बातें चल रही थी कि तभी उन्हें कंपनी की तरफ से एक और ईमेल रिसीव होता है, जिसमें बताया जाता है कि जब से लुओ फैंग राइज हुआ है और उसने कियानवू यूनिवर्स किंगडम में स्पेशल इंस्पेक्टर की अपनी कमांड संभाली है, तब से लुओ फैमिली तेजी से ग्रो हुई और उनके मेंबर्स भी मल्टीप्लाइड होते आ रहे हैं। हालांकि लुओ क्लैन में फैमिली रूल्स हैं, पर अभी भी ऐसे गैप्स मौजूद हैं जिन्हें मॉनिटर नहीं किया जा सकता। इधर हम देख पाते हैं कि जब ईमेल में वो एआई पढ़कर सुना रहा होता है तो फैंग जो कि बहुत खुश था वो अचानक से परेशान होने लगता है। तभी वो ये आगे बताती है ये डिस्कवर्ड हुआ है कि लुओ क्लैन में 21 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने क्राइम्स कमिट किए हैं। लुओ फैंग अब आपको अर्थ पर लौटना होगा और पर्सनली इन सभी 21 इंडिविजुअल्स को चेक करना होगा और उन्हें जज करते हुए आप उन्हें 100 साल या 10,000 साल या फिर 1 मिलियन ईयर्स इम्प्रिजनमेंट और डेथ भी दे सकते हैं। अगर उन्हें सजाए मौत दी जाएगी तो आपको खुद अपने हाथों से उसे एग्जीक्यूट करना होगा। ये सारी बातें सुनकर फैंग को तो बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी वो बाता परेशान होते हुए फैंग से कहती है पावर का इस्तेमाल करते हुए दूसरों को बुली करना, मर्डर और इनोसेंट लोगों को नुकसान पहुंचाना, तुम्हारे डिसेंडेंट्स ने तो वाकई ही बिना किसी रोक टोक के अपनी मनमर्जी की है, लेकिन फिर भी अब तुम्हें ही जज करना होगा कि उनकी सजा क्या होगी। अगर उन्हें सजाए मौत मिलेगी तो तुम्हें खुद अपने हाथों से ही उन्हें मारना होगा। ये कितने रूथलेस हैं। इस पर फैंग कोई आंसर ना करते हुए उन सभी 21 मेंबर्स की डिटेल्स देखने लगता है कि आखिर ये है कौन कौन, और चेक करते हुए उसे पता चलता है कि इसमें तो उसके फादर का भी नेम है। ये देखकर फैंग को एक झटका लगता है और वो कहता है क्या फादर? और फिर फैंग गुस्से में अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहता है ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है। मैं मानता हूँ कि इन 21 लोगों में से कुछ वाकई डेथ पेनल्टी डिजर्व करते हैं, लेकिन मेरे फादर वो तो सारा दिन घर बैठकर वर्चुअल गेम्स खेलते रहते हैं। आखिर उन्होंने क्या गलत किया? आप उन्हें इन सब में कैसे घसीट सकते हैं और उन पर ऐसे संगीन चार्जेस कैसे लगा सकते हैं? तभी हमें भी ईमेल पर देखने को मिलता है कि फैंग के फादर पर क्या चार्जेस हैं। लुओ होंगियो, लुओ फैंग के फादर, इन्होंने अपनी वर्चुअल गेम के गिल्ड में से इख्तलाफात मिटाने के लिए रियल वर्ल्ड में एक मर्डर किया। तभी इधर वो बाता भी फैंग को बताती है कंपनी बोल रही है कि उन्होंने ग्रो करने के लिए लोगों को अंधाधुंध किल किया। द ज़ुआनज़ुई गिल्ड। लुओ फैंग ये तो बहुत संगीन इल्जाम है। फैंग गुस्से में बस यही सोच रहा होता है कि फादर ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी वो बात आगे कहती है अगर हम लॉ को फॉलो करें और इवन उन्हें डेथ पेनल्टी ना दें, फिर भी उनकी सजा 10,000 साल इन प्रिजन होगी। लुओ फैंग अब हमें क्या करना चाहिए? इस पर फैंग गुस्से में कहता है वो वाकई में ही चाहते हैं कि मैं अपने खुद के फादर को ही मार डालूं। ये कंपनी ट्रूली हार्टलेस है। इसी के साथ हम देखते हैं कि फैंग ने अर्थ पर मौजूद अपने गार्ड्स को इन 21 लोगों की डिटेल्स देते हुए उन्हें पकड़ने का ऑर्डर दे दिया था। तो वो लोग 1 बाय 1 जाकर लुओ फैमिली के लोगों को पकड़ने लगते हैं और हमें देखने को मिलता है कि लुओ क्लैन के वो मेंबर्स अभी भी अपनी फैमिली के नेम का धौंस जमा रहे थे और इस गार्ड को ही धमकाते हुए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे लुओ क्लैन के रेजिडेंस के अंदर आने की। तो वो गार्ड बिना कुछ कहे अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए कहता है क्लैन हेड के ऑर्डर्स के अंदर तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। ऐसे ही 1 बाय 1 करते हुए सारे गार्ड्स ने सभी कल्प्रिट्स को उठा लिया था और अब बचते हैं तो सिर्फ फैंग के फादर। इधर फैंग अपने इन सभी डिसेंडेंट्स की रिपोर्ट्स को चेक करते हुए कहता है कंपनी ने तो हमें कंप्लीट एविडेंस प्रोवाइड किए हैं। इन सभी लोगों में से 10 डिसेंडेंट्स ने तो वाकई ही बहुत क्राइम्स किए हैं। मुझे इन्हें लेके कोई ऑब्जेक्शंस नहीं है। हाउएवर मेरे फादर। इसी के साथ फैंग वर्चुअल यूनिवर्स का इस्तेमाल करते हुए अपने फादर से मिलने के लिए जाने लगता है। इधर हम फैंग के फादर को देख पाते हैं जो कि अभी भी एक गेम खेल रहे होते हैं। इस गेम में वो एक मॉन्स्टर से बचकर भाग रहे होते हैं और वो मॉन्स्टर उनका पीछा करते हुए उन्हें जान से मारने वाला था।
इससे पहले कि वो उन्हें जान से मार पाता तभी वहाँ पर फैंग की एंट्री हो जाती है और वो फर्स्ट टाइम इस वर्चुअल गेम में आया था, इसलिए खुद को देखने लगता है कि तभी फैंग के हाथ में एक वेपन भी आ जाता है और सामने उसे अपने फादर भी नजर आ गए थे जो उस बीस्ट से बचकर भाग रहे होते हैं। और अब जब फाइनली वो बीस्ट फैंग के फादर पर जानलेवा अटैक करते हुए उन्हें किल करने ही वाला था कि तभी वहाँ फैंग बीच में आते हुए अपने फादर को बचाने लग गया था। अपने बेटे को अपने सामने देखकर फादर कहते हैं, ज़ियाओ फैंग तुम यहाँ कैसे? फैंग जैसे कि उस बीस्ट को रोकते हुए काफी परेशानी हो रही थी वो कहता है, फादर केयरफुल रहिए। कि इतने में ही वो बीस्ट फैंग को दूर पटक देता है क्योंकि इस गेम में फैंग का लेवल इतना ज्यादा हाई नहीं है कि वो इतने पावरफुल बीस्ट का सामना कर सके, इसलिए फैंग दूर जाकर एक पेड़ से जोर से टकराता है और पीठ के बल नीचे गिर गया था और उसके ऊपर स्नो गिर जाती है। तो इधर अब उसके फादर उस बीस्ट का सामना करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहते हैं, अपने फादर को अंडर एस्टिमेट मत करो। इसी के साथ वो अपने वेपन से उस बीस्ट के ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर जब इसका कोई भी असर नहीं होता तो वो अपने गेम के एक स्किल का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन से उसके ऊपर 1000 अटैक्स करवाता है। इसी के साथ उस बीस्ट का किस्सा वहीं पर खत्म और अब फिर बाप बेटा दोनों एक जगह पर बैठकर क्वालिटी टाइम स्पेंड करने लग गए थे, जहां फैंग के फादर उसके लिए मछली भी पका रहे थे और अपने बेटे से कहते हैं, जाओ फैंग तुम यूजुअली बहुत बिजी रहते हो, तुम्हें गेम में लॉगिन करने का टाइम कैसे मिला? इस पर फैंग कहता है, फादर आज की रात कितनी खूबसूरत है, हमें कितना अरसा हो गया आखिरी बार ऐसे बैठे और अच्छे से बातचीत किए हुए। इस पर हमें देखने को मिलता है कि वो फिश पक चुकी थी तो वो अपने बेटे को ऑफर करते हुए कहते हैं, तुम्हें कुछ बॉदर कर रहा है? फैंग उनसे वो फिश ले लेता है और कहता है, नहीं, पर असल बात तो ये थी कि फैंग के फादर अच्छे से समझ चुके थे, इसलिए वो कहते हैं, मैं समझ सकता हूँ, तुमने पिछले कुछ सालों से बहुत हैवी बर्डन्स उठाए हैं और तुम्हें बेशुमार मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन बेटे जितनी ग्रेट एबिलिटी होगी उतनी ही ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगी। अपनी जवानी में मुझे भी खेलना पसंद था, लेकिन फिर जब तुम सब मेरी जिंदगी में आए तो मुझे एहसास हुआ कि अब मुझे एक रिस्पॉन्सिबल फादर बनना होगा। उनकी ये बात सुनकर फैंग अपने मन में कहता है, आपने सही कहा, मैं भला वो कैसे भूल सकता हूँ। आप पूरी तरह से थके हुए घर वापस आते, लेकिन जैसे ही हमें देखते तो मुस्कुराते हुए मिलते। तभी फैंग के फादर उससे आगे कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हें कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना है, चाहे जो भी हो जाए, हमें इंसान होने के अपने बेसिक प्रिंसिपल्स को कभी नहीं भूलना। याद रखना, तुम्हारे फादर हमेशा तुम्हें सपोर्ट करेंगे। इस पर फैंग भी हाँ में सर हिलाते हुए खड़ा हो जाता है और कहता है, डैड मैंने सुना है आपने एक गिल्ड स्टार्ट किया है। फादर तुमने भी उसके बारे में सुना? हमारा गिल्ड ऑसम है, हम सभी गेम में एक साथ जीते और मरते हैं, लजीज खाना खाते हैं, जो चाहे वो ड्रिंक करते हैं और अपनी स्वॉर्ड से बड़ी तादाद पर मॉन्स्टर्स को मारते हैं। अपने फ्लाइंग जाइंट बीस्ट पर फ्लाई करते हुए एंडलेस फ्रोजन वर्ल्ड पर फ्लाई करते हैं। जाइंट आर्मी को कमांड करते हुए फ्रंट लाइंस पर फाइट करते हैं। टोटली एपिक। ऐसे ही वो अपने बेटे को खुश होते हुए बता रहे होते हैं कि इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि फैंग अब अपने फादर के लिए क्या करेगा। मुझे कमेंट करके मत बताना कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, वैसे भी कहाँ बताते हो।